आवाज आ रही है? चेक कर लो बच्चों। यस। ओके, बोर नहीं हो रहे हैं ना ज्यादा डिटेल में जाने से, कि मैं ओवरऑल समझा दूं? एटलीस्ट क्या मैं ओवरऑल समझा दूं तो ऐसे सब कुछ पता ही होगा। ओके, थोड़ी सी ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अंदर के फीलिंग बताऊं तो एटलीस्ट आपको मजा आए। ओके, यदि ऐसा लगे कि सर बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है तो बता देना, ऐसे इतना भी जरूरत नहीं है आपको डिटेल्स में, लेकिन क्या एटलीस्ट पता होना चाहिए सब कुछ आपको। ओके, नाउ आते बोर्स के ऊपर। जो भी कमी रुथरफोर्ड के अंदर रही थी वो सारी कमी उसने कंप्लीट की। दूसरा चीज बोहर ने क्या किया पता है? बहुत बहुत चालाक था। उसने क्या किया, जो भी रुथरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया हुआ था, उसके जो भी थियरी थी, पहले तो उसको उसके उसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत टाइम दिया उसके ऊपर। बाद में उसके अंदर से जो भी उसके लिमिटेशंस थे उसके ऊपर फोकस किया। और जो लिमिटेशंस, देखो ऐसा नहीं होता जब जब ढूंढा होता है ना तब ये सही मानते हैं। ओके, और ये कोई ऐसा एक आध महीने के 2 महीने के अंदर ही नहीं तुरंत कोई दूसरा साइंटिस्ट काम करने लगता। ओके, 10 15 20 25 या 50 साल भी लग जाते कोई थियरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। और यदि ऐसा समझो कि सर बोहर तो सॉरी रुथरफोर्ड ने जो बताया तो हम भी बता सकते, तो ऐसा नहीं है। उसके ऊपर बहुत वर्कआउट किया होगा उस बंदे ने, बहुत वर्कआउट किया, क्योंकि जो चीज आप देख ही नहीं सकते हो उसके बारे में उसका आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये सारी चीज जो देख सकते हो उसके ऊपर तो रिसर्च कोई भी कर सकता है। अब जो चीज देख ही नहीं सकते उसके ऊपर रिसर्च करना, ऐसी छोटी चीज के बारे में रिसर्च करना कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपको ऐसा लगेगा सर ये इतना भी उसको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन तब उसके टाइम्स के उस टाइम पे बहुत टफ था ये सारी इंफॉर्मेशन को निकालना। तो बोहर ने क्या किया कि जो भी रथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे सारी कंक्लूजन निकाल ली। और रुथरफोर्ड का जो मॉडल था ना उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स क्या थे कि वो क्लासिकल चीज के साथ अटैच था, लेकिन फिर भी उस क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो रूल्स उसको फॉलो नहीं किया था। बोहर ने क्या किया, क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। ऐसा समझ सकते हो, यदि बोहर नहीं होता तो क्वांटम फिजिक्स नहीं होता। ओके, क्वांटम फिजिक्स द वन ऑफ द न्यूएस्ट ब्रांच इन फिजिक्स। ओके, जो अभी रिसेंटली 10 15 20 25 साल पहले ही जो मार्केट के अंदर आई है, ऐसा बोल सकते हो। 20 25 साल हुए क्वांटम फिजिक्स का। और इट इज द बेस्ट ब्रांच और बेस्ट, ऐसा बोल सकते हो कि अभी भी कैम्ब्रिज या ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके एमआईटी वगैरह यूनिवर्सिटी के अंदर इस सबसे ज्यादा कोई टॉपिक, सबसे ज्यादा कोर्स चल रहा होता है तो क्वांटम फिजिक्स का है। अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा कोर्स ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग में कंप्यूटर आईटी है सबसे ज्यादा चल रही है। उसके अंदर मेडिकल के अंदर एमबीबीएस सबसे ज्यादा चल रहा है। वैसे यहाँ दूसरे कंट्री के अंदर क्वांटम फिजिक्स सबसे ज्यादा चल रहा है ब्रांच है। ओके, चलो बोहर्स मॉडल क्या है पता ही होगा आई थिंक सभी को। बोहर ने क्या किया था, क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स को मिक्स किया, कंबाइन किया, और थोड़े से पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट यानी कि क्या, वो भी 99% श्योर था लेकिन 1% उसको भी कुछ डाउट था। ओके, वो क्या थे फर्स्ट पोस्टुलेट? तो जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स के आसपास घूम रहा है, उसने क्या बताया कि सर्टेन द स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमेजिंग ऑफ रेडिएशन एनर्जी। उसने तो बता दिया जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट के अंदर फिक्स एक सर्टेन ऑर्बिट होती है, स्टेबल ऑर्बिट होती है, उसके अंदर घूम रहा होता है। और जब तक वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो कोई भी टाइप की एनर्जी को इमेज नहीं कर सकता, यानी कि करता नहीं है। और ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। पता चला सभी को? हेलो यस हेलो। सर। तो बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड ओनली पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट्स, और उस ऑर्बिट में जब तक वो घूम रहा है तब तक उस ऑर्बिट के अंदर कोई भी टाइप की एनर्जी को रेडिएशन नहीं कर सकता। दूसरा, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोस ऑर्बिट। उसने वो भी बता दिया कि कौन से टाइप की ऑर्बिट। जब उसने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया तो वो भी माइंड में आना होगा कि सर वो जो आप स्टेबल ऑर्बिट की बात कर रहे हो, उस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन नहीं कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या उस स्टेशनरी ऑर्बिट की, यानी कि उस कितनी एनर्जी होगी उसके अंदर, कितना मोमेंटम होगा, कितने वेलोसिटी होगी, तो वो भी उसने बता दिया कि electron revolve around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiples of h upon 2 pi.
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि? यस सर। ओके, क्या Yes, है, sir. कोई बता सकता है इसके बारे में डिटेल्स में? ये क्या बताया उसने? क्वांटाइजेशन बताया, यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर ये ऑर्बिट है, तो उस ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। अब समझ लो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली ऑन दोस ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ यानी कि n into h upon 2 pi। फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिक्स, q is equals to n into e, q is equals to n into e is equals to 1.6 10 to minus 19। वैसे ही ये वैल्यू एक फिक्स होती है, वैसे ही ये वैल्यू एक फिक्स होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू समथिंग 6.6 आई 6.6 into 10 to 34 होती है, माइनस 34 सॉरी। ओके, यूनिट तो याद नहीं है, डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू से काम चला लो। पाई की वैल्यू पता है सभी को, हेलो, पाई की वैल्यू पता है। ये Yes, क्या sir. हुआ, ये क्या हुआ, उसने क्या बताया, h अपन 2 पाई हो सकता है, 1h अपन 2 पाई, 2h अपन 2 पाई, 3h अपन 2 पाई, 4h अपन 2 पाई, 5h अपन 2 पाई हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि h अपन पाई 3/2h अपन पाई, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, ये तो हो सकता है 3h अपन पाई, समझ में आया? 3/2h अपन 2 पाई, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, समझ में आया? Yes, sir. यानी कि जब वो कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसके पास जो एनर्जी सॉरी मोमेंटम है, वो मोमेंटम कितना होना चाहिए, h अपन 2 पाई के मल्टीपल्स इंटीग्रल फॉर्म में। चाहे n की वैल्यू करोड़ क्यों ना हो, वो चलेगा, लेकिन हाफ नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डेसिमल नहीं हो सकती। बोलो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सेकंड नंबर का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम MVR. mvr ना याद रहे जैसे भी लिख सकते हो कि कोई भी मोमेंटम्स होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई कर दो r से, ताकि ना l इज इक्वल टू पी आर। याद आया? Yes, वैसे sir. वैसे पी आर भी नहीं होता, पता है आपको, r इंटू आर क्रॉस पी होता है, यदि उसको डायरेक्शन के साथ बात करो तो। बाद में आर पी साइन थीटा होता है, साइन 91 ले तो आर पी होगा, आर पी पी की जगह एम वी। ओके, लेकिन इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, एल इज इक्वल टू पी इंटू आर, पी यानी कि एम वी इंटू आर। तो एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला मिला। ओके, याद रखना, काम आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. नाउ थर्ड उसने क्या पोस्टुलेट दिया, इलेक्ट्रॉन माइट मेक द ट्रांजिशंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी। देखो ये क्या है, मैंने आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज मैं एक चेतन भगत का नाम सुना होगा, आई थिंक सभी ने, चेतन भगत, वेल नोन Yes, ऑथर sir. ऑफ दिस इंडिया, राइट? कि उसने एक चीज बताई थी कि औकात, यदि आगे आना है तो आपकी औकात को क्रॉस करना है। तो यहाँ भी ऐसी चीज है कि अभी ये जो बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी एक औकात होती है, जैसे ये थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन है उसकी एक औकात होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी औकात है, उस औकात यानी कि उसकी एनर्जी। जब तक उस एनर्जी को बाहर से गेन करके, हार्डवर्क करके, वो एनर्जी को गेन नहीं यानी कि लूज नहीं करना, ध्यान रखो, गेन करना है यानी हार्डवर्क करना है, तो वो क्या कर सकता है, आउटर ऑर्बिट में जा सकता है, हाँ कि ना? Yes, sir. और यदि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि अपने लाइफ के अंदर कुछ करेगा ही नहीं, तो एनर्जी लूज होगी, तो क्या होगा, नीचे आ सकता है। तो डिपेंड कर रहा है आपकी औकात को क्रॉस करना है और औकात में रहना, ये उसकी औकात बन गई, ये सेकंड ऑर्बिट। यदि लाइफ के अंदर आप अपनी औकात को, ओके, इस औकात, काफी बार ये औकात थोड़ा ऐसा वर्ड हो जाता है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि जब कोई चीज को औकात से बाहर की बात कर रहे तो लाइफ में 100% आगे आने के चांसेस है। सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी औकात थी सेकंड ऑर्बिट, अब इसको यदि थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो उसको औकात क्रॉस करनी होगी। क्रॉस कैसे कर सकते हैं, हाई एनर्जी लेके। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइट मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट यानी कि क्या, इसका कंफर्ट जोन। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड ऑर्बिट उसका कंफर्ट जोन है, ध्यान रखो।
काफी सारी मोटिवेशन मिलती है आपको इससे। सेकंड ऑर्बिट जो है उसका कंफर्ट जोन है, अब उस कंफर्ट जोन से उसको एक्साइटिंग लेवल पे जाना है, यानी कि कुछ करना है, एक आध को क्रॉस करनी है तो एनर्जी लूज यानी कि गेन करनी पड़ेगी, या उसको अंदर जाना है तो लूज करनी पड़ेगी। यानी कि इस नॉन रेडिएटिंग सेकंड ऑर्बिट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, अब उसमें से यदि एनर्जी लूज करेगी तो क्या करेगा, इक्वल टू एनर्जी, अब वो नीचे आएगा, स्पेसिफिक नॉन रेडिएशन से रेडिएट ट्रांजिशन लेवल पे आ जाएगा। और व्हेन इट डज सो, जब ऐसा होता है तब फोटोन इज इमिटेड हैविंग द एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। कैसा समझो, मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे आपको पता ही होगा फिर भी बता रहा हूँ कि लाइक ये ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट है, उसके पास एनर्जी है 13.6, उसके पास वैसा होता नहीं लेकिन रेंडमली लिख रहा हूँ 4.5 और ये है 13.5। अब क्या होगा जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा, वैसे ये माइनस में होती है इसलिए ये वैल्यू वैसे ज्यादा है -4.5। जब वो यहाँ से यहाँ आया, अब पॉइंट में क्यों रखना, ये 10 है और ये 20 है, यहाँ से यहाँ आया तो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, फाइनल कितना था 20, पहले कितनी थी 10, तो 10 जूल जितनी एनर्जी का वो फोटोन रेडिएट करेगा। वो को डाउट है किसी को? तो बोहर ने वो भी समझा दिया कि भी रेडिएशन हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब वो ऑर्बिट चेंज करता है तब, जब वो ऑर्बिट चेंज करता है तब सब कुछ रेडिएशन वगैरह सब कुछ होता रहता है। और वो कितनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलता है, तो वो दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी लेवल है उसके चेंजेस जितना, यानी कि एक फिक्स जगह बता दी, यदि आपके पास 13 जूल है तो इस ऑर्बिट के अंदर ही घूमना है, यदि आपके पास 18 जूल है तो इस ऑर्बिट के अंदर ही घूमना है, यदि आपके पास 13 है तो इसके अंदर, 18 है तो इसके अंदर, यदि आपके पास 15 जूल है तब भी आप इस ऑर्बिट में ही घूम सकते हो, जब तक आपके पास 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 17, 18 तक एनर्जी नहीं आती तब तक आपको इस एनर्जी में घूमते रहता है। जैसे 18 एनर्जी आएगी वो क्या कर देना, आपको यहाँ आ जाना है, हाँ कि ना? कंसेप्ट समझ में आया, फील हुआ? पक्का? ओके, ये उसका थर्ड और पोस्टुलेट था। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो थियरिकल नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन यानी कि कंटाला भी नहीं आएगा, मजा आएगा। डेरिवेशन है, ओके, सारे कैलकुलेशन है, रेडियस कैसे ढूंढते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, ये सब कुछ डेरिवेटिव वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नेक्स्ट लेक्चर में सीखने को मिलेगी। राइट, 4:45 हो गए, इसलिए यहाँ मैं लेक्चर्स को एंड कर रहा हूँ। फिर से जो भी लास्ट सेशंस के अंदर जो मैंने सीखा उसका फटाफट से सम अप कर रहा हूँ। तो वैसे मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बता सकता तो उसके ट्रांसलेट कर सकता, लेकिन मुझे ट्रांसलेट नहीं करना था, फील कराना था टॉपिक को। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक में था ये आपका कि भाई इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी सॉरी एक स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है तब उसको एनर्जी लूज होती नहीं है। दूसरा, जब वो स्टेबल ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है तो उसके पास स्पेसिफिक वैल्यू होती है मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की, वो वैल्यू होगी h/2π के मल्टीपल्स फॉर्म के अंदर। यदि इतना है तो ही वो ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है। थर्ड, उसके एनर्जी के बारे में बताया था कि जब वो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तब एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, और जो एनर्जी लूज या गेन करनी पड़ती है वो एनर्जी कितनी होती है, जो दो ऑर्बिट के बीच में उसने कुदका मारा हुआ है, चेंज हुआ है, उस ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस जितनी होती है। ओके, कोई डाउट इसमें आज के लेक्चर में किसी को? नो सर। पक्का ना? यस सर। ओके, मैं नोट्स इस चैप्टर की नहीं भेजूंगा, ये जो पीडीएफ फाइल है या पीपीटी है, वैसे कल पीपीटी भेजी थी, खुली थी सभी को?